अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। इलेक्शन की तारीख करीब आते ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तीरों का रुख लीगी कायद नवाज शरीफ की जानिब कर दिया है। अब जलसा हो या टीवी इंटरव्यू हो, हर जगह मियाँ साहब पर ताक ताक कर तीर बरसाए जा रहे हैं। आज समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ने दो टोक ऐलान कर दिया कि उनका मुस्लिम लीग नून के साथ चलने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ते में है और उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। उन्होंने मौजूदा इलेक्शन को नवाज शरीफ की आखिरी इनिंग करार देते हुए कहा है कि लीगी कायद अपनी ज़िंदगी की आखिरी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं। उन्होंने पीडीएम हुकूमत में शमूलियत के हवाले से भी बड़ा इंकशाफ किया है कि वो हुकूमत छोड़कर ऑपोजिशन में बैठना चाहते थे। पहला इंडिपेंडेंस के साथ मिलके 172 क्रॉस करेंगे। मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं इनके साथ चलूं। मियाँ साहब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बना, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बना, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बना, अब चौथी दफ़ा बनने की कोशिश कर रहा है, मगर वो इज़ नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। मियाँ साहब जो अपना आखिरी इनिंग्स खेलना चाह रहा है वो वही IGI वाला सियासत जो उसने उसी सियासत पे काम चला रहा है। मुझे वजारत छोड़ना चाहिए था, मैंने कोशिश किया। वालिद साहब ने उस पर कहा कि मैंने ज़बान दिया, मैं अपने ज़बान पे कायम हूँ। दुनिया भर में डिबेट होते हैं। मैं अपना पार्टी का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार हूँ, नून लीग अपना पार्टी का जो वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है वो आए मेरे साथ नेशनल टीवी पे डिबेट। नाज़रीन, बिलावल के इस अहम तरीन बयान से अगली कौमी हुकूमत की बातें और नून लीग के साथ इत्तेहाद की बातें दम तोड़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो बड़ी डिफेंसिव मूड में नज़र आ रही है। ना तो बिलावल भुट्टो को कोई जवाब दिया जा रहा है, ना ही भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। मियाँ साहब को इनफैक्ट आज लिया जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में ये जलसा मनसूख कर दिया गया और वजह बताई गई है मौसम की ख़राबी। अब वाकई मौसम ख़राब था या मामला कुछ और है, इस सवाल का जवाब ऑब्वियसली नून लीग ही दे सकती है। मुस्लिम लीग काफ ने भी आज अपने इंतखाबी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी सरवर का नाम लिस्ट में नहीं है। उन्हें टिकट नहीं मिला या उन्होंने टिकट लिया नहीं। चौधरी सरवर बिलावल की मुहिम क्यों चला रहे हैं, ये भी एक अहम सवाल है। क्या वो तहरीक इंसाफ में वापस जाना चाहते थे? इन तमाम सवालों का जवाब उन्हीं से लेंगे, लेकिन इससे पहले कि चौधरी सरवर साहब को मैं खुशामदीद कहूँ, एक और बड़ी अहम खबर है जो कि प्रोग्राम में मैं शामिल करना चाह रही हूँ। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज मलिक के हवाले से आ रही है। जो खबर इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत के हुक्म पर दोनों के नामों पर मौजूद प्रॉपर्टीज़, बैंक अकाउंट्स, गाड़ियाँ जिनमें लेक्सस, लैंड क्रूजर्स और BMW शामिल है, इसके अलावा ट्रैक्टर भी जब्त कर लिए गए हैं। अदालत ने 6 जनवरी को अदम पेशी पर 190 मिलियन पाउंड केस में इश्तिहारी करार दिया था। चौधरी सरवर साहब चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं काफ लीग के, जो ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। शुक्रगुजार हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, काफ लीग ने अपने इंतखाबी उम्मीदवारों का आज ऐलान कर दिया है। कौमी के 17 हैं, सूबाई के 50 हलकों में उम्मीदवार मैदान में हैं। काफ़ी ताख़ीर हुई सर फाइनल करने में, कोई ख़ास वजह? जी ये इतने भी नाम जो हैं जो हमारे MNA और MPA के इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सबको टिकट जो है हमने मुशावरत से दिए हैं। ताख़ीर की वजह तो आप सबको मालूम है कि जो नून के साथ नेगोशिएशंस हो रही थी आखिरी मिनट तक, तो उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हुई हैं। सही, आप कह रहे हैं चीज़ें इस वजह से ताख़ीर का शिकार हुई हैं, तो आप सर अपना ज़रा स्टेटस क्लियर कीजिएगा। आप इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं चौधरी साहब, या टिकट नहीं मिला है, क्या हुआ है सर ये? टिकट तो मैंने और शाफे साहब ने इशू किए हैं, तो लेकिन मैंने ख़ुद ये फ़ैसला किया कि मैंने इन इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। अच्छा ठीक है, ये आपने ख़ुद फ़ैसला किया है। सर इसकी कोई ख़ास वजह है? इसकी वजह एक तो हमारे फैमिली इश्यूज़ थे। मेरे भाई जो मुझसे 5 साल छोटे थे वो हमसे जुदा हो गए, और उसके बाद मेरी वालदा 97 ईयर ओल्ड हैं, तो उनको वक़्त देना है, फैमिली मामलात को देखना है। तो सारे वो फैमिली मामलात को, इलाके के मामलात को वो देखते थे। तो ये इस वक्त स्टिल आवर फैमिली इज़ इन ए स्टेट ऑफ शॉक। उसकी वजह से कुछ और भी वजूहात थी, ज़ाती वजूहात, जिनकी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैंने
इन इलेक्शन में नहीं जाना। सही। अच्छा सर, काफ लीग किसी भी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं कर रही है, इसकी वजह क्या बनी है, ज़रा ये भी फरमाइएगा, क्योंकि नून लीग से तो आप लोगों के आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात चल रहे थे, बल्कि उन्होंने गुजरात की याद है मुझे कुछ सीट्स भी खाली छोड़ी हैं आपके लिए सर। नहीं, देखें, ये जो मुज़ाकरात यकीनी तौर पर चल रहे थे और हमें ये बताया गया था कि 4 नेशनल असम्बली की सीटें और 8 MPA की सीटें जो हैं वो दी जाएंगी काफ लीग को। लेकिन हमारे लिए ये बड़ा सरप्राइज़ था कि जब उन सीटों पे नून लीग ने कैंडिडेट खड़े कर दिए तो फिर उसके जवाब में चौधरी शुजात साहब ने एक मीटिंग की और फिर हमने ये अनाउंस किया कि हमारा जो है नून लीग से कोई इत्तेहाद नहीं है, और अगर नून वाले चाहते हैं 1-2 सीटों पे जो उन्होंने उम्मीदवार नहीं खड़े किए थे तो हमने उनसे कहा कि अगर आप उम्मीदवार वहाँ भी खड़ा करना चाहें तो कर लें। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ऑनरेबल डिसीजन था शाफे साहब का। चौधरी साहब, ये जिन 4 सीट्स की आप बात कर रहे हैं कि पार्टी में बाकी जो सीट्स हैं, कर लीजिए जी, वो इसलिए कि फिर लोगों ने या पार्टी के लोगों ने कहना था कि भी इन्होंने अपनी फैमिली की 2 सीटें ले ली और बाकी पार्टी के लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि उनका बड़ा ऑनरेबल डिसीजन है कि उन्होंने फैसला किया कि हम किसी जमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे, अपने ज़ोर पे इलेक्शन लड़ेंगे। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हम गुजरात की सीटें जो हैं सबसे बड़ी पार्टी जो है गुजरात की होंगे। चौधरी शुजात साहब की वहाँ पर बहुत गुडविल है। मैंने एक दिन वहाँ पर कैंपेन की है, लोगों में बहुत जो है उनके लिए अच्छी ख्वाहिशात हैं, तो इंशाल्लाह वो सीटें हम निकाल लेंगे। सही। अच्छा सर, ये जिन 4 सीट्स की आप बात कर रहे हैं, ये इसके अलावा जो बाकी सीट्स हैं उस हवाले से ज़रा कहिएगा, ये हुआ क्या था? क्या PMLN के साथ बाकायदा आप लोगों की डिस्कशन हुई थी, कोई मुआहदा हुआ था, कोई बातचीत हुई थी इन सीट्स के हवाले से, या PMLN ने कोई प्रॉमिस किया था और उसके बाद उस प्रॉमिस से पीछे हटे हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है? ऐसा हुआ है चौधरी साहब? देखिए, मैं तो किसी भी नेगोशिएशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि 4 सीटें जो है MNA की और 8 सीटें MPA की कंफर्म हैं और उसके बाद बाकी सीटों पे उनके साथ जो है वो मुशावरत होगी। लेकिन बाद में ये बदकिस्मती से नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, सियासी जमातों में ऐसी चीज़ें होती हैं और शाफे साहब और सालक साहब बहुत हाई स्पिरिट में हैं, हुसैन अलाई साहब हाई स्पिरिट में हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे सेटबैक होते रहते हैं। लेकिन चौधरी साहब, काफ लीग जो है पूरी जोर से अपना इलेक्शन लड़ रही है। आप खुद अपनी मर्जी से इस निगोशिएशन का हिस्सा नहीं थे सर? इसलिए नहीं था कि मुझे पता था कि आखिर यही होना है पार्टी की तरफ से। नहीं, मुझे खुद पता था कि सीटों पे एडजस्टमेंट नहीं होनी। इसी वजह से आप जो है वो इस चीज़ के लिए आप निगोशिएशन का हिस्सा नहीं बने। तो चौधरी साहब, जिस चीज़ के लिए आप कॉन्फिडेंट थे कि होना नहीं है ऐसा, तो उसके लिए फिर आपने अपनी पार्टी को समझाया नहीं? नहीं, उनको बहुत देखें, एक बात बताएं कि चौधरी शुजात साहब ने एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि ख़ानदान की कुर्बानी दी, ख़ानदान टूट गया, फिर उसके बाद उन्होंने उनके वोटों की वजह से शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनको 100% यकीन था कि ये कैसे हो सकता है कि काफ की 4 सीटें जो थीं वो 2018 के इलेक्शन में 8 MPA की थीं, तो ये कैसे हो सकता है कि उनको सीटें ना दी जाएं। तो उनको पूरा एतमाद था। सही। अच्छा सर, चौधरी शुजात साहब के साहबजादे चौधरी सालिक N ने 64 और PP 32 से मैदान में है और इन्हीं हल्कों से परवेज़ इलाही साहब की अहलिया भी इलेक्शन लड़ रही हैं। चौधरी सालिक ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि इलेक्शन में ख़ानदान वालों से मुकाबला अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या अभी भी कोई रास्ता निकल सकता है? क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई किसी के हक़ में दस्तबरदार हो जाए? देखें, कोई भी ख़ानदान जो है नहीं ख्वाहिश होती कि उनमें इख्तलाफ बढ़े। देखें, मैं भी जब मुस्लिम लीग में गया था तो मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं कभी भी ऐसी काम नहीं करूँगा जिससे ख़ानदान में इख्तलाफात जो बढ़ें। जो अगर मेरा कोई रोल उनको आपस में मिलाने में हो सकता है तो वो रोल जो है मैंने बिल्कुल उसके लिए, मैं तो चाहता था कि फैमिली जो है वो इकट्ठी हो जाएं, वो आपस में ना टूटें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लेकिन इलेक्शन में लेकिन मेरे ख्याल में
इलेक्शन में आवाम जो हैं वो चौधरी शुजात के साथ हैं, वो सालिक हुसैन के साथ हैं, वो शाफे के साथ हैं, और इंशाअल्लाह और हुसैन अलाई बहुत ज़बरदस्त हमारे कैंडिडेट हैं। उनके नीचे हमारे जो 2 MPA के कैंडिडेट हैं वो भी बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। तो इंशाअल्लाह गुजरात में हमारी पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी है। फिर माधू लाल साहब शोरकोट से हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं, गुराया साहब हैं हमारे। तो सर ये जो खानदान के साथ मुकाबले की बात हो रही है चौधरी साहब, ये फिर बात की हद तक ही रहेगी? अब ये कंफर्म है चौधरी सालिक जिन 2 हलकों से इंतखाब लड़ रहे हैं वो उन हलकों से इंतखाब लड़ेंगे सर? इसमें अब कोई दूसरा रास्ता नहीं निकल सकता? जी बिल्कुल नहीं, इसलिए कि देखें चौधरी सालिक हुसैन साहब का एक बड़ा लंबा फ्यूचर है, और चौधरी सालिक हुसैन और शाफे हुसैन और चौधरी शुजात साहब, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, इनकी जो ऑनेस्टी है, इस पे कोई भी सवाल जो है वो नहीं उठाता। और मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी अपनी जो सियासत जो है उसको क्या अगर कहें कि उसको मैंने जो है सेक्रीफाइस किया है, वो चौधरी शुजात की जो मेरे दिल में मोहब्बत है उनके लिए, जो मैं समझता हूँ कि 2 सियासतदान हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता हूँ। एक हम में नहीं है, मलिक मिराज खालिद साहब, वो बहुत बड़े आदमी थे, और चौधरी शुजात साहब भी बहुत बड़े आदमी हैं। ठीक, अच्छा चौधरी साहब, चौधरी सालिक ने अपने बयान में इतराफ़ किया शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, उनके ताउन का शुक्रिया अदा किया, उनके ताउन का इतराफ़ किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। क्यों सर? कहीं काफ लीग ये सीट एडजस्टमेंट ना होने का जिम्मेदार सर क्या बड़े मियाँ साहब को समझती है? देखिए जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। सालिक साहब चूँकि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया है, तो इसलिए वो बेहतर जानते हैं कि वहाँ क्या मसला हुआ, क्यों आखिरी वक्त पे उनकी जो सीट एडजस्टमेंट है वो नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं उस पर ज़रा कोशिश करता हूँ कि कम से कम बात करूँ। चले चौधरी सरवर साहब से पूछ लेती हूँ, क्योंकि आप तो कॉन्फिडेंट थे ना कि ये होना ही नहीं है। आप किसे जिम्मेदार समझते हैं सर, क्यों नहीं हो पाई ये एडजस्टमेंट? देखें, मैं किरण क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ कि दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, कि बड़ी मैं समझता हूँ कि कुर्बानी दी थी सालिक साहब ने, तारिक बशीर चीमा साहब ने, और दूसरे हमारे जो MNA हैं, लेकिन कोई पता नहीं क्या आखिरी मिनट पे हुआ है, वक्त ही बताएगा। अभी कहना कुछ मैं कह नहीं सकता कुछ भी। सर मैं जिन सियासतदानों की बात कर रही हूँ, ज़बान-ज़द-आम जो सियासतदान हैं, उन तमाम को आप बड़े करीब से जानते हैं। शायद फ्यू पीपल सर जिन्होंने तमाम लोगों के साथ काम किया और तमाम के साथ बड़े अच्छे टर्म्स के साथ काम किया, यू आर वन ऑफ देम सर। तो अभी आप क्या समझते हैं, किसके लिए समझते हैं कि कौन इस वक्त जो है ना वो मुल्क को ट्रैक पर लेके जा सकता है, और आगे क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरी जो अपनी सोच है वो ये है कि अगले इलेक्शन में कोई भी पार्टी जो है वो सादा अक्सरियत भी नहीं ले सकेगी। तो इसमें इलेक्शन में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं वो एक बहुत अहम रोल अदा करेंगे। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं जो है मुस्लिम लीग काफ के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करूंगा, और उसके बाद जहां भी मेरे तलकात हैं या दोस्त मुझसे हेल्प की तवक्को रखते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत से हलकों में मेरे अपने ज़ाती तलकात बरतानिया में रहने की वजह से और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से तलकात हैं। तो जहाँ भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हैं या जो मुझसे मेरे ताल्लुकात हैं, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो को मैं इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि 40 साल से मेरे बेनज़ीर भुट्टो ख़ानदान से ताल्लुकात हैं। चौधरी साहब, एग्जैक्टली मैं इसी सवाल पर आने वाली थी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप काफ लीग के उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जो कैंपेन है वो एक तरीके से बिलावल भुट्टो की चला रहे हैं, बिलावल भुट्टो को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर से कह रहे हैं कि जी वो बिलावल भुट्टो को वोट दें नून लीग के खिलाफ। तो ये सर आप काफ लीग की किसी कैंपेन में नजर नहीं आ रहे हैं, वोटर सपोर्टर की तरह नजर नहीं आ रहे हैं किसी के पास, लेकिन यहाँ पर आप कैंपेन कर रहे हैं। ना किरण मैं आपको करेक्ट कर दूं जी सर, कि मैं एक पूरा दिन जो है गुजरात में मैंने गुजारा है, वहाँ पर मैंने जलसे किए हैं, वहाँ मैंने हमारी सर्वर फाउंडेशन के फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहे हैं, उनका मैंने
इफ्तिताह किया है और तमाम लोगों से मैं डेली इन टच हूँ जो मेरे ताल्लुक वाले हैं कि भाई इनको कामयाब करना है। फिर माधू लाल जो हैं शोरकोट में, उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ और वहाँ मैं जलसा भी कर रहा हूँ। फिर गुराया साहब हमारे कैंडिडेट हैं शेखुपुरा से, उनकी कंपेन जो है कर रहा हूँ। फिर KPK में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनसे राब्ते में हूँ। तो मैं तो अपना जो है अपने जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ। सर ये शायद तारीख में एक वाकई आप ही एक ऐसी शख्सियत होंगे चौधरी साहब, ये यूनिकनेस आपके साथ ही है कि आप एक पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, लेकिन आप जो कैंपेन है या अगर किसी के लिए वोट मांग रहे हैं तो वो किसी दूसरी पार्टी के चेयरमैन हैं। तो क्या सर एनी पॉसिबिलिटी के इलेक्शन के बाद आप हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नज़र आएँ? देखें, सियासत में कोई बात भी हरफ़े आखिर नहीं होती। तो इस वक्त तो मैं देखें, बात यह है कि अभी 3 हफ्ते रहते हैं इलेक्शन में, तो काफ को बुरे तरीके से लेट डाउन हुआ है। तो मैं तो इस वक्त बिल्कुल अपनी जो हैं वो अपने काफ के जो भी कैंडिडेट हैं जितनी भी मैं सपोर्ट दे सकता हूं उनको दे रहा हूं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि चलो कोई ना कोई सीटें हम जो है इंशाल्लाह जीतेंगे। हम पार्लिमानी पार्टी होंगे, मरकज़ में भी पार्लिमानी पार्टी होंगे, पंजाब में भी इंशाल्लाह पार्लिमानी पार्टी जो है हम बनेंगे। हमारे कैंडिडेट सिंध में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट KPK में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे कैंडिडेट बलूचिस्तान में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन चूँकि कन्फ्यूजन थी, कोई हमारे पता नहीं था कि हमारी सीट एडजस्टमेंट होनी है या नहीं होनी है, उसकी वजह से यकीनी तौर पर काफ को, हमारी स्ट्रेटजी को, हमारी पॉलिसी को, हमारी प्लानिंग को नुकसान तो यकीनी तौर पर पहुँचा है। तो यहाँ तक आपका कहने का ताल्लुक है, देखें अगर हमारा जो है 127 में हमारा काफ का कोई कैंडिडेट नहीं है और यहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो मेरा उनके साथ 40 सालों से ख़ानदानी ताल्लुक है, लेकिन उसके अलावा मैं ज़ाती तौर पर ईमानदारी से समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो का फैसला जो था लाहौर से, पंजाब के कैपिटल से इलेक्शन लड़ने का फैसला, ये बहुत जुर्रतमंदाना फैसला है। हाँ। और इससे मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी पंजाब में रिवाइवल जो है वो करेगी। चौधरी साहब, मेरे जहन में ना आपका एक और स्टेटमेंट आ गया, कामयाब होते हैं जी। मैं आपसे उस स्टेटमेंट पर सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए, मैं जो आपने बात की है अगर मैं इसको इस तरह से समझना चाहूँ सर, क्योंकि अभी काफ लीग का मुश्किल वक्त है, क्योंकि अभी काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है, तो इस वजह से आप इस मुश्किल वक्त में, इस क्रूशल टाइम में काफ लीग को नहीं छोड़ना चाह रहे, लेकिन इलेक्शन के बाद इम्कानात हैं कि शायद आप किसी और पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हों? नहीं, इलेक्शन के बाद जाहिर है कि पार्टी की मीटिंग होगी और बहुत सी बातें हैं जो मेरे दिल में हैं, जो मैं कहना चाहता हूं, और उनके दिल में भी होगी जो उनको कहना चाहता हूं कि इस वक्त बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्शन से पहले नहीं कही जा सकती। तो हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जाहिर है कि हमने ये भी फैसला करना है कि इलेक्शन के बाद हमने किस जमात के साथ तावन करना है, किसके साथ जाना है, उसमें भी मेरी अपनी राय होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह जमहूरी तरीके से अपनी पार्टी के अंदर डिस्कस करेंगे और उसके बाद फैसले होंगे। सर, सीट एडजस्टमेंट के वक्त में आप वाहिद थे अपनी पार्टी में जो कि इस एडजस्टमेंट के ख़िलाफ़ थे या मना कर रहे थे कि PMLN के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट ना की जाए, या आपके अलावा भी और लोग थे आपके साथ, आपके इस मौक़िफ़ के हामी थे? नहीं, पहले बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ये नहीं था कि सीट एडजस्टमेंट के ख़िलाफ़ था। मैं ये था कि अगर हमने सीट एडजस्टमेंट करनी है तो हमें कम अज़ कम आप लोगों को माकूल जो है उसमें इक़्तिदार में हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन मैंने ये कह दिया था कि मैं अपनी कोई सीट जो है, सीट एडजस्टमेंट पे मैं ज़ाती तौर पर मैं जो है इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ूंगा। अगर मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, काफ के टिकट पे लड़ूंगा, और मैं जो है नून के कैंडिडेट के ख़िलाफ़ भी लड़ूंगा, PTI के कैंडिडेट के खिलाफ लड़ूंगा, और मैं अपने ज़ोर पे इलेक्शन लड़ूंगा। ये मेरी अपनी सोच थी कि मैं बैसाखियों पे बैठ के सहारों पे सियासत नहीं करता। अब आपके अलावा पार्टी के अंदर ये सोच पाई जाती थी कि PMLN के साथ सीट एडजस्टमेंट ना की जाए, या उनसे वो शेयर मिलेगा नहीं जो काफ लीग चाह रही है? पार्टी के अंदर ये सोच ज़रूर पाई जाती थी अक्सरियत की कि हमें नून लेट डाउन करेगी।
सही, आप कह रहे हैं नून लेट डाउन करेगी, ये सोच पाई जाती है। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम अभी वो बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से बात कर रहे थे। आपका चंद महीने पहले का एक इंटरव्यू है जिसमें आप कहते हैं कि पंजाब में जो मर्जी कर ले वो तहरीक इंसाफ और नून लीग का है, बाकी जितने भी हैं वो स्पॉइलर हैं। सर नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि जो बात हकीकत है वो हकीकत जो है, मैं चूँकि हकीकत पसंद सियासतदान हूँ, मैं हवाई बातें नहीं करता। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में जो है वो जो है तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, पंजाब में नून जो है वो बड़ी पार्टी है। और अब भी मैं समझता हूँ कि जो पार्टी की ज़्यादा सीटें हैं वो तहरीक इंसाफ को और नून को पंजाब में मिलेंगी। लेकिन पंजाब में बिलावल की एंट्री ने, बिलावल के इस फैसले ने पंजाब से लाहौर से इलेक्शन लड़ने में पार्टी को यकीनी तौर पर बहुत मैं समझता हूँ कि रिवाइव किया है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि जब मैं लोगों के पास जाता हूँ, जब मैंने पहला ट्वीट किया था तो मुझे परेशानी थी कि बहुत सारी मुखालफत, बहुत सारी रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि मेरे ट्वीट के बाद जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ हम डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और आमरीत के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो बहुत से लोगों के मुझे टेलीफोन आए हैं कि चौ साहब आपने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, ये बीबी बेनज़ीर भुट्टो से वफा का वक़्त है और उनके साहबजादे को कामयाब कराना चाहिए। और बहुत से लोगों ने ये भी लिखा है कि ही इज़ द बेस्ट अमंग ऑल दी पॉलिटिशियंस और हमें सपोर्ट। तो बिलावल की माशाल्लाह, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी मैं ये फ़ील कर रहा हूँ कि उनके बारे में, बीबी के बारे में और आसफ़ा के बारे में एक मोहब्बत का जो रिश्ता है वो पाया जाता है। और लाहौर में भी मैं सियासत को तब्दील होते देख रहा हूँ कि जब मैं वोटर्स को कैंपेन के लिए निकलता हूँ, जाता हूँ, तो लोगों में बिलावल के लिए गुडविल पाई जाती है और उनके फैसला जो है उसको सराहा जा रहा है। सर आप अपनी तरफ से ये कर रहे हैं, लेकिन क्या दूसरी तरफ से बिलावल इस चीज़ के मशहूर भी हैं, या ये सिर्फ वन साइडेड हो रहा है जो भी हो रहा है? देखें, आप जब किसी कोई फैसला करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि इसमें आपने कोई गिव एंड टेक करनी है। और सर जिन लोगों के पास आप जा रहे हैं, जिनके लिए बात कर रहे हैं, वहां पर बिलावल साहब मंजूर नज़र भी हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मैं जिन लोगों के साथ गया हूं और मैंने यहाँ पर जो आर्गूमेंट किया है कि बिलावल के यहाँ से इलेक्शन जीतने से वफाक मजबूत होगा और हम यहाँ पर नून को किसी बैलेंस में भी रख सकेंगे, उनको हमें जो है क्लीन स्वीप जो है वो पंजाब में नहीं देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिलावल हैव बिकम ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट नून लीग इन पंजाब। अच्छा सर आखिर में मुझे ये कहिएगा, ये आपने जब पैगाम दिया सर, तो वैसे मुझे बता दीजिएगा कि वहाँ से फिर जवाब क्या आया? कहाँ से जवाब आया भाई? सर ये आपने जब पैगाम दिया, जिसको आप कह रहे हैं कि मैंने ये बात कही, तो जब आपने ये बात कही तो वहाँ से जवाब क्या आया सर? पॉजिटिव, मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव है, बहुत लोगों की सपोर्ट हासिल है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग खुश हैं कि बिलावल लाहौर से इलेक्शन लड़ा है। आपको मालूम है कि 1988 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था और यहाँ से जीत के वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये हिस्ट्री जो है, तारीख रिपीट हो रही है, दोहराई जा रही है कि बिलावल जो है वो दोबारा लाहौर से MNA बनेगा और प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और ये सारा भुट्टो खानदान का कोई फर्ज जो है 35 साल के बाद लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा है। 35 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो जीती थी और इंशाल्लाह अब बिलावल जीतेगा। ठीक, चौधरी साहब, एक सहाफ़ी है मुर्तज़ा अली शाह साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने नवंबर में ये खबर दी थी कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं बनी वहाँ पर। सर क्या वाकई ऐसा है, इसमें सदाकत है? देखें, मैं इन सहाफ़ियों का अल्लाह हाफ़िज़ है, तो मैं उस बात को यकीन करूँगा कि जो भी पार्टी है वो उनसे मैंने यही कहूँगा कि मैं उस वक्त जवाब दूँगा जब पार्टी का ऑफिशियल जो है ये बात कहेगा कि मैंने कोई तल्ले मिन्नतें की हैं किसी जमात के जाने के लिए, उन्होंने मुझे दाखिल नहीं किया, तो फिर मैं उनको टीवी पे डिबेट पे बुलाऊँगा और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप इसके तरदे सारी खबरों की कि आप पीटीआई में जाना चाहते थे। साबिक गवर्नर पंजाब और चीफ ऑर्गेनाइज़र काफ लीग के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। चौधरी सरवर साहब बड़ी बात कर रहे हैं, कुछ ग्रेवेंसेस उनको हैं, कुछ शिकायत हैं अपनी जमात से, लेकिन इलेक्शन के बाद मुशावरत के साथ अब उस पर बात की जाएगी। दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कह रहे हैं कि तारीख रकम करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब। बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन। ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका प्रोग्राम में रखेंगे। शुएब शाहीन साहब साथ मौजूद होंगे, साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी आपको नाज़रीन। अदलिया की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की सेमाई रिपोर्ट पेश हुई है। जुडिशल काउंसिल काम निपटाती तो इतनी शिकायत जमा नहीं होती। चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं। इस पर तकरीबन 100 शिकायत जजिस को राय के लिए भिजवा दी हैं। सियासी लीडर कमज़ोर होता है तो उसे सज़ा से पहले सज़ा दी जा चुकी होती है। अतर मिनुल्लाह ने ऐसा कहा, इजहार राय पहचाना जाता तो मुल्क दो लख्त होता, ना सियासी लीडर फांसी चढ़ते। ये बड़े अहम रिमार्क्स इसके ऊपर सामने हैं। बड़े इसके ऊपर फिर अहम सवालात भी उठते हैं कि चीफ जस्टिस ने 100 शिकायत पर जजिस राय का जो फैसला है वो किस किस के नाम पर शामिल है, किस किस के नाम इसमें शामिल हैं, ये बड़ा अहम फैसला होगा। फिर इसके साथ साथ वफाकी हुकूमत का साबिक जजिस के खिलाफ कार्रवाई न करने के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किस किस के लिए ख़तरे की घंटी बज रही है या बज चुकी है या बजेगी। इस पर बात करने के लिए सुहेल रशीद समर टीवी के नुमाइंदा हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल। सबसे पहले तो ये फरमाइए, चीफ जस्टिस ने आज अपने खिताब में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तिवा शिकायत का हवाला दिया और कहा तकरीबन 100 शिकायत हैं जो राय लेने के लिए जजिस को भिजवाई हैं। किन किन जजिस के खिलाफ ये शिकायत हैं और इसकी नौयत भी बताइएगा ज़रा। देखें, ये 100 से ज़्यादा शिकायत हैं जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मौजूद थी और आज जब पूरी कारकर्दगी सामने रखी चीफ जस्टिस ने, कोर्ट रिपोर्टर्स की एक तकरीब थी उसमें, तो उसमें ही उन्होंने ये बताया कि सारी शिकायत अब राय के लिए जजेस को भेज दी गई हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है क्योंकि ये शिकायत तमाम सिटिंग जजेस के खिलाफ आज तक जो हैं वो आती हैं। लेकिन इससे पहले कि हम बताएं कि किस किस के लिए ख़तरा हो सकता है, इन शिकायत का जिक्र कर लेते हैं कि 3 तरह की ये मुख्तलिफ शिकायत हैं। इसमें एक तो मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगाया जाता है, दूसरा जो होता है वो उसमें करप्शन का इल्ज़ाम लगाया जाता है, या फिर ये बताया जाता है जी कि इसमें असासे जो हैं वो मालूम ज़राए आमदन से ज़्यादा हैं, और तीसरा ये होता है कि इस फ़लाँ जज ने अपने फ़लाँ फ़ैसले में जो ये चीज़ें लिखी हैं वो एक मतलब ऐसी चीज़ें दिखाती हैं कि शायद एक जज होने के काबिल नहीं है ये शख्स जिस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं। तो जो तीसरी तरह की है इसको तो ज़्यादा रेट नहीं किया जाता। इस तरह की शिकायत हम देखते हैं कि अक्सर खारिज ही हो जाती है। लेकिन जो पहली 2 इकसाम हैं ये बड़ी सीरियसली ली जा रही हैं। अभी जब से ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का टेन्योर स्टार्ट हुआ है तो इसमें इस वक्त जो शिकायत मौजूद हैं उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी हैं। रिसेंटली एक रेफरेंस तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जज इस वक्त उनके खिलाफ मौजूद है। इसी तरह जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनमें से हर एक के खिलाफ कोई ना कोई शिकायत मौजूद है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर शिकायत अगेन मैं ये कह दूँ कि वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा वो नहीं किया जाता, क्योंकि इससे पहले जब 2 माह पहले एक इजलास हुआ तो उसमें 20 शिकायत एक ही इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनको फारिग कर दिया, उनको डिसमिस कर दिया था, जिसमें रिसेंटली जो रिज़ाइन किया है जस्टिस इजाजुल हसन ने उनके खिलाफ जो शिकायत थी उनको भी खारिज किया गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अंडर ही इजलास हुआ था जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को शोकाज किया गया था। तो अब ये जो नई 100 शिकायत हैं इन पर पहले तो जजेस की राय का वेट किया जाएगा कि इस पे वो राय क्या देते हैं कि क्या ये शिकायत बनती भी है या नहीं बनती। और इसमें 2 तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। अगर तो शिकायत में कोई वजन हुआ तो जज के खिलाफ कार्रवाई फ़ौरन शुरू होगी, अगर वजन ना हुआ तो शिकायत लाने वाले के खिलाफ भी एक्शन फाइन की सूरत में हो सकता है। ये फैसला भी कर लिया गया है कि जजेस पर बिला वजह उंगलियां उठाने वाले के लिए या फिर खबर बनाने के लिए, उन्हें मलायन करने के लिए जुडिशरी को जो रेफरेंस भिजवाए जाते हैं उनको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनकी सख्ती से हौसला शिकनी की जाएगी। ये 100 शिकायत राय के लिए भेजने के पीछे एक पर्पज़ यही है कि एक तो शफाफियत राय इनको हल किया जाए और जजेस जो है उनका एहतसाब शुरू हो सके। वैसे अदालती तारीख में ऐसी कोई मिसाल मिलती है कि जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने पहले अपने सोमोटो अपने इख्तियारात को सरेंडर किया हो, फिर उसके बाद जजेस के खिलाफ शिकायत को टेकअप किया हो, और वो भी 1, 2, 3 नहीं बल्कि 100 के करीब शिकायत को एड्रेस करना? क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? देखें, इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा हम 3 माह के दौरान देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें रुकी हुई थी
वो चलना एटलीस्ट स्टार्ट हुई हैं। एक शिकायत की बात नहीं है, पूरा जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाता था उसको उन्होंने अकाउंटेबल बनाया। एक तो लाइव ब्रॉडकास्ट में गए, दूसरा 3 रुकनी कमेटी के पास अब ये सारा मामला है। जिस तरह आज एक असलहा के केस में चीफ जस्टिस ने अगर पहले जैसी सुप्रीम कोर्ट होती तो सो मोटो फौरन ले लिया जाता, आज एक उन्होंने ऑर्डर जारी किया और उसमें चीफ जस्टिस होते हुए भी उन्होंने 3 रुकनी कमेटी के सामने रखने का फाइल कहा है जी कि ये असलहा जो है लाइसेंस सब मशीन्स के जारी हो रहे हैं मुल्क में, तो ये मफाद आमे का केस बनता है मेरी नज़र में। लेकिन रजिस्ट्रार को कहा है कि कमेटी के सामने रखें। ऑफ कोर्स उसके सरबराह वो हैं, लेकिन बाकी 2 जजेस की राय से ही इस पे आप सो मोटो में जाने का या उस नोटिस केस में जाने का फैसला किया जाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि जिसमें उन्होंने खुद अपने इख्तियारात सरेंडर किए हैं और उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो इजलास हैं वो बाकायदगी से हो रहे हैं और उसमें सारी जो शिकायत आ रही हैं वो पड़ी नहीं हुई कि कोई जाके मीडिया पर बात करता रहे। ये चीफ जस्टिस ने बार बार कहा कि हमने जजेस के खिलाफ ये शिकायत की हुई है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसको टेकअप किया जा रहा है। और एक शिकायत जो जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ एक खातून लाई थी, उनको बड़े सख्त सवालात का भी सामना करना पड़ा था, इसीलिए कि जब उनसे पूछा गया कि आपके पास ये मालूमात कहाँ से हैं या आपने कैसे ली, तो वो मुतमईन नहीं कर सकी थी कौंसिल को। तो ये सारी जो सूरत हाल है, फिर उसको जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको पब्लिक भी किया जाता है। जैसे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की अपनी दरख्वास्त पर उनके खिलाफ कार्रवाई को ओपन कर दिया गया था ओपन कोर्ट में, जहाँ पे मीडिया की एक्सेस भी थी। वो अलग बात कि उसके बाद वो खुद रिजाइन कर गए, लेकिन अब भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है। और ये एक नई पेशरफ्त है कि रिटायर्ड जज के खिलाफ पहले जो कार्रवाई बंद हो जाती थी, इस बार वो जारी है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ। और सुहेल, इन शिकायत में से कुछ साबिक जजेस के खिलाफ भी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से एक फैसला दे चुकी है, हुकूमत उसे चैलेंज करने का कह चुकी है। अगर ये चैलेंज हो जाता है तो फिर किस किस के लिए खतरे की घंटी है ये? देखें, बहुत से जजेस के लिए पहली तो खतरे की घंटी जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के लिए ऑफ कोर्स मौजूद ही है। जस्टिस इजाज़ुल हसन के खिलाफ अगर कोई नई शिकायत आ रही हैं, जिस तरह का तज़किरा चल रहा है कि शिकायत कोई शायद आने वाली थी और इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया, क्योंकि एक जो दूसरी तरफ की बात की जा रही है कि शायद किसी प्रिंसिपल स्टांस पे उन्होंने रिज़ाइन किया है, उसमें कोई ज़्यादा वजन इसलिए दिखाई नहीं देता कि उनका जो अपना रेजिग्नेशन है, अगर कोई बंदा किसी असूल पर रिज़ाइन करता है तो उसमें उसके पास मौका होता है कि उसमें वो कोई ना कोई चीज़ ऐसा प्रोटेस्ट ही अपना जो है वो रिकॉर्ड करवाए। लेकिन उन्होंने सिर्फ लिखा है कि वो जज नहीं रहना चाहते और इस्लामाबाद में एक बिल्डिंग के हवाले से और इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं कि उसमें उनका जो ज़ाती इंटरेस्ट था उस पर कोई शिकायत दोबारा सरफेस हो रही हैं। उनकी बाज़गाश्त इस्लामाबाद में मौजूद है और वो शिकायत दोबारा आ भी सकती थी। उनका नाम भी मौजूद है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायत पॉलिटिकली भी की जाती हैं कि उनके एक तो फैसले अगर पसंद नहीं है तो उस हद तक तो शिकायत नहीं, लेकिन जितने दावे किए जाते हैं। बेहद शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में नाज़रीन अब जो शुएब शाहीन साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर आप उनका स्टांस देखते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनके साथ अभी कुछ महीने पहले तक इत्तेहाद में बैठे हुए थे, उनके ऊपर बड़ा ताक ताक करवार कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बड़ा हल्का हाथ रखा हुआ है। तो क्या पसे पर्दा कुछ हो सकता है, हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना स्टांस है उस हवाले से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बुरा वक्त है, पार्टी इलेक्शन से बाहर है, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान मुफाहिमाना रास्ता इख्तियार करने के बजाय मुसलसल इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, सख्त बयानात दे रहे हैं, सख्त पैगामात दे रहे हैं। इसकी क्या वजह है सर? क्या आप लोग ये समझ रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी से आप अपने वोटर सपोर्टर को मोबिलाइज रखेंगे, इस वजह से इस स्ट्रैटेजी पर हैं आप लोग? देखिए, हमने क्या सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया। हम कहते हैं इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाओ, ये सख्त मौक़िफ़ है तो है हमारा। हम कहते हैं इसमें कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, वो हमारा सख्त मौक़िफ़ है तो है। हम कहते हैं इस मुल्क में निज़ाम इंसाफ कायम होना चाहिए, जजेस को इंसाफ करना चाहिए, लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। हमसे बल्ले का निशान छीन लिया, ये लोगों का बुनियादी हक है। 25 करोड़ आवाम को उनके हुकूक से महरूम कर दिया गया। ये हम कहते हैं कि अदलिया लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन होती है, ना कि लोगों के हुकूक को छीनने के लिए बैठी हुई है। तो हम अगर ये बात करते हैं तो लोगों के लिए बात करते हैं, ये हमारा हक है। हम आज भी बात करते हैं सिर्फ एक बात, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराओ। अगर इस पर किसी को एतराज़ है तो हम हाजिर हैं, बताएं हम क्या गलत बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं, जब 9th वे की बात आप करते हैं, हमने एक बात की, खान साहब ने मेरी मीडिया की मौजूदगी में मैं मौजूद था जब कहा, उन्होंने कहा जी सिर्फ एक बात कर लें,
पहले दिन से मैंने कहा था जुडिशल कमीशन बना दो और 3 इदारों की सीसीटीवी फुटेज ले आओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर मुझे गिरफ्तार किया या अटैक किया या अगवा किया, उसकी सीसीटीवी फुटेज जो उठा के ले गए वो सामने पेश कर दो। कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज ले आओ, GHQ की सीसीटीवी फुटेज ले आओ। जुडिशल कमीशन दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। क्या इसमें हमने गलत बात की है? और अच्छा, दूसरी बात आप मुझे बता दें, हमने इलेक्शन का मुतालबा किया है और पार्टिसिपेशन इन ड्यू प्रोसेस, फ्री एंड फेयर, हमें उतना मौका दो जितना बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहे हैं। उसमें क्या गलत बात की है? हमने तो किसी के ऊपर कुछ नहीं कहा। हम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हैं। स्टेटस क्या है शुएब साहब, कानूनी और आईनी स्टेटस क्या है? और जैसे कि आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाएंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे वो पार्टी? सर ये भी बता दें। पहली बात तो यह है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है। अभी रिसेंटली जो परसों उन्होंने नोटिफाई किया है, दैट इज़ ए रजिस्टर्ड बॉडी, वो रजिस्टर्ड है विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमसे सिंबल का निशान ले लिया गया, इसलिए कि वो लेना मकसूद था। वो सियासी बोने हमारा मुकाबला नहीं कर सकते थे, उनके लिए वॉक ओवर देना था PMLN को, और उस पर्पज़ के लिए चूँकि पूरे पंजाब में आपने देख लिया वो कहीं जाने का काबिल नहीं है। दैट वाज द रीज़न उन्होंने जलसे भी अब रोक दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। उनके सामने नज़र आ गया शिकस्त फाश नज़र आ रही। अब उसके लिए उन्होंने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। उम्मीदवार हैं जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे, और फिर रिजर्व सीट्स के लिए भी कोई इम्कानात मौजूद हैं क्या? नहीं जी, पहली बात तो यह है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनीज हैं। ऑलरेडी हमारा जो है हमने डिक्लेरेशन दे चुके हैं, हम PTI के लोग हैं। दूसरी बात यह है कि जो ही हम पार्टी के रजिस्टर्ड पार्टी के मेंबर हैं, जो ही ये हम इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह, तो हम उसी पॉलिटिकल पार्टी में होंगे या शामिल हो जाएंगे और हमारा वो हिस्सा भी हमें मिल जाएगा, और उस तरह का कोई किसी किस्म का इबाम इंशाल्लाह नहीं होगा। हम होपफुल हैं। और इस तरह जो हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं वो सब आपने, अच्छा, नॉमिनेशन फॉर्म छीनने से लेकर आज तक बल्ले का निशान वापस लेने तक कोई एक चीज ऐसी बता दें जो कानूनी और आईनी थी। आप कह रहे हैं कि आपको हिस्सा मिल जाएगा सर, मखसूस नशिस्तों का बता दें। आप कह रहे हैं कि जब ये आज़ाद जितने भी उम्मीदवार हैं जी जीतेंगे, आपकी पार्टी का हिस्सा बनेंगे, तो आपको हिस्सा मिल जाएगा मखसूस नशिस्तों का? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, उसमें कोई इबाम नहीं है, किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। और मैं होपफुल हूँ इंशाल्लाह न सिर्फ हमें हिस्सा मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला इस वक्त जो पोजीशन है, लोग इमरान खान और उसके विजन के साथ खड़े हैं, उसके जज्बे के साथ खड़े हैं। और जो जुल्म, ज़्यादतियाँ, नाइंसाफियाँ हुई हैं जी, आपकी मखसूस नशिस्तों की जो लिस्ट है वही मुस्तरद हो गई सर, वो मंजूर ही नहीं हुई थी, इसलिए क्योंकि आपकी पार्टी का सिंबल नहीं था। आपकी पार्टी के तमाम लोग आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, तो फिर कैसे सर आपकी पार्टी जब इलेक्शन में नहीं है तो कैसे मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? देखें, जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो पार्लियामेंट में तो हमारी पार्टी होगी, तो जब पार्लियामेंट में हमारी पार्टी होगी तो मखसूस नशिस्तें पार्टी का हक होता है। तो वो पार्टी को वो जो मखसूस नशिस्तों के लिए उनका जो राइट है, वो प्रेफरेंस के हिसाब से जो ड्यू शेयर बनेगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला इसमें हमारा अच्छी तरह हम होमवर्क कर रहे हैं, और मैं होपफुल हूँ कि हमें वो ड्यू शेयर मिलेगा और कोई भाव नहीं है उसमें। नहीं सर, फिर मखसूस नशिस्तों के लिए होगा क्या कि जो क्या दोबारा से फिर फहरिस्तें जारी की जाएंगी आप लोगों की तरफ से, या जो दी हुई है फिर उसी को ही मंजूर करवाएंगे, क्या होगा? देखें, वो तो वो लिस्टें जो दी हुई हैं, अगर उसमें इनसफिशेंट होंगी या कम होंगी तो जो हमारा ड्यू शेयर होगा वो हमसे दोबारा भी वो मांग सकती है इलेक्शन कमीशन, उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है ना। तो वो हम किसी भी वक्त इलेक्शन जीतने के बाद भी हम दे सकते हैं, और इंशाल्लाह हमारा जो उसके मुताबिक ड्यू शेयर बनेगा वो देने की पाबंद है इलेक्शन कमीशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बड़े होपफुल हैं, हालांकि किसी पार्टी इसका जब सिंबल चला जाता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इलेक्शन के मामला बड़े मुश्किल हो जाते हैं। सर, पीपल्स पार्टी ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पंजाब में तहरीक इंसाफ को निशाना नहीं बना रही है, नवाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है सर, या वो खुद किसी हिकमत अमली के तहत ऐसा कर रहे हैं? क्या हो रहा है? देखिए, हमारी तो कोई उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो अपनी हिकमत अमली के तहत कर रहे होंगे। आपने देखा नहीं, जो ही हमारे हक में सिंबल का फैसला हुआ तो उस वक्त ये पीपल्स पार्टी भी चीख उठी, उस वक्त तो उनका अंदर का चेहरा सामने नजर आ गया। इसका मतलब है वो नहीं चाहते कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस में हमें पार्टिसिपेशन का मौका मिले। आपने देखा सबकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, और उसके बाद जब हमसे छीन लिया गया, वो झूठ मूठ के आंसू बहाने के लिए सब लोग आ गए सिवाय PMLN के।
लेकिन ठीक है, हम कुछ नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं कि तारीख याद रखेगी, तारीख लिखेगी कितना स्याह तरीन फैसला था। सर बिलावल भुट्टो कहते हैं उनके नजरअंदाज जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी नज़र उस पर है जिनके साथ मिलकर वो हुकूमत बनाएंगे। खबरें हैं कि उन्होंने अपने अरकान को भी हिदायत की है कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों को पार्टी का नजरिया समझाएं। सर पार्टी का वो नजरिया समझाएंगे जो खुद आए हैं नॉमिनेशन के जरिए, यानी वसीयत के जरिए, तो वो पार्टी का क्या नजरिया समझाएंगे। ये पार्टी वो होती थी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, फेडरेशन की अलामत हुआ करती थी, लेकिन वो जरदारी साहब ने 2008 में आने के बाद उसको खुद अपनी पॉलिसीज के तहत उसको खत्म कर दिया। आपकी पार्टी का इस वक्त चेयरमैन कौन है? हमारी पार्टी का चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन तो हमारे इमरान खान है, लेकिन अदरवाइज जो हमने इलेक्ट किया है वो गौहर साहब है। सर वो जो इलेक्शन आप लोगों ने करवाया था वो तो कलअदम हो गया ना इलेक्शन, तो ज़ाहिर है इस वक्त तक तो फिर वो फाउंडर चेयरमैन बन गए हैं ना, इमरान खान साहब फिर बन गए हैं। इसका मतलब है उनके बकौल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नोटिफिकेशन के बकौल। सर सरदार मेहताब अब्बासी साहब को मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को एबटाबाद में सपोर्ट करने की वजह से पार्टी से निकाल दिया है। क्या तहरीक इंसाफ शमूलियत की दावत देगी उन्हें? ये तो एक पार्टी पॉलिसी है, ये ज़ाहिर है, ये तो इमरान खान के बगैर तो हम कोई भी ऐसी फैसला हम खुद करने की पोजीशन में मैं नहीं हूँ, ना ही हम कोई हैं। हाँ, बतौर तर्जमान मैं ये कह सकता हूँ कि जो पॉलिसी देगा इमरान खान उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा। अगर उन्हें मुनासिब समझा दावत देनी है तो ज़रूर दे देंगे, अगर उन्हें समझा कि नहीं इस वक्त पार्टी पॉलिसी के लिए मुताबिक ये दुरुस्त फैसला नहीं है तो हम नहीं देंगे। ठीक है शुएब साहब, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अभी भी बड़ा उरूज पर है। आप समझते हैं कि सारे के सारे आज़ाद जो हैं वो जीतेंगे भी और फिर वो पीटीआई का हिस्सा भी बन जाएंगे और जो ड्यू शेयर होगा वो भी आपको मिलेगा, और हम हुकूमत भी बनाएंगे, और इंशाल्लाह हम हुकूमत भी बनाएंगे। ठीक सर, शुएब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप साथ। आखिर में नाज़रीन ज़रा बात करूंगी मैं, इलेक्शन से पहले से सियासी जोड़ बनते भी हैं टूटते भी हैं, लेकिन आज खेल और एंटरटेनमेंट के दो नामवर नामों की जोड़ी टूटी भी है और बनी भी है। इंडियन टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की स्टार शादी का ये 14 साल बाद अख्तिताम हो गया है। सरहदों के पास स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ की शादी 2010 में बड़ी धूमधाम से हुई थी, फिर 2018 में सानिया और शुएब के घर बेटे आज़हान की पैदाइश भी हुई। इसके बाद 2022 से इन दोनों के ताल्लुकात में मसाइल की खबरें भी सरहद के दोनों तरफ ही खूब गर्म रही, लेकिन कभी इसकी तस्दीक नहीं हुई। गुज़िश्ता कुछ महीने से कहा जा रहा था कि सानिया और शुएब मलिक अलग अलग रह रहे थे। फिर अगस्त 2023 में शुएब मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी बायो से सानिया मिर्ज़ा का जिक्र अचानक ख़त्म कर दिया। फिर काफ़ी अरसे खामोशी रही, लेकिन सानिया मिर्ज़ा की गुज़िश्ता दिनों इंस्टाग्राम पोस्ट पर तलाक और ज़िंदगी के मुश्किल फ़ैसले की पोस्ट ने फिर इस स्टार शादी के नाखुशगवार अंजाम की खबरों को हवा दी। और आज शुएब मलिक ने अपनी नई शादी की तस्वीर पोस्ट करके तमाम अफवाहों, अंदाज़ों और ख़दशात पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दी है। शुएब मलिक की नई दुल्हन भी स्टार हैं, लेकिन उनका मैदान खेल नहीं है, एंटरटेनमेंट की रोशन दुनिया है। और इस स्टार का नाम है सना जावेद। सना जावेद की भी ये दूसरी शादी है। उनकी पहली शादी गुलकार अदाकार उमर जायसवाल के साथ 3 साल पहले यानी 2020 में हुई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद ही दोनों के दरमियान इख्तिलाफात और अलहदगी की खबरें आना शुरू हो गईं। शुएब मलिक की तरफ से सानिया मिर्ज़ा से राहें जुदा करने की तस्दीक तो नहीं हुई, लेकिन भारतीय मीडिया के मुताबिक सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने तस्दीक की है कि सानिया मिर्ज़ा ने शुएब मलिक से खुला ले लिया है। शुएब मलिक की ये दूसरी शादी है, जबकि पाकिस्तानी लड़की से पहली है। 2010 में सानिया मिर्ज़ा से शादी से पहले हैदराबाद दक्कन की एक आयशा सिद्दीकी नामी लड़की, इन्होंने शुएब मलिक से शादी का दावा किया था, लेकिन शुएब मलिक इसकी तरदीद करते रहे। मुझे याद है उस वक्त वो कुछ निकाहनामा वगैरह भी सामने लेकर आ गई थी, पर बड़ी मुश्किल से ये मामला ख़त्म हुआ था। शुएब मलिक से शादी से पहले फैमिली फ्रेंड सोराब मिर्ज़ा से मंगनी हुई थी, लेकिन शुएब मलिक से शादी से कुछ ही अरसे पहले वो मंगनी भी टूट गई थी। और फिर अप्रैल 2010 में शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की हैदराबाद दक्कन और फिर सियालकोट में शादी की ग्रैंड तकरीब हुई थी, जिसे पाकिस्तान और भारतीय मीडिया ने खूब कवरेज दी थी। इस शादी में वैसे तो कई मारूफ लोग शरीक हुए थे, लेकिन सियालकोट से शुएब मलिक हैदराबाद दक्कन अपनी बारात खास मेहमानों में पाकिस्तान की मारूफ सियासतदान फिरदौस आशिक आवान साहिबा को लेकर गए थे। और दिलचस्प बात यह है कि फिरदौस साहिबा ने कुछ महीने पहले ही इंकशाफ किया था कि उन्होंने मिर्ज़ा फैमिली से मिलते ही शुएब मलिक के कान में कुछ कहा था।
नाज़रीन, फिरदौस आशिक आवान साहबा ने 2010 में ही ऐसा क्या देख लिया था जो शुएब मलिक नहीं देख सके, ये तो ऑब्वियसली वही बता सकती हैं। दूसरी तरफ शुएब मलिक और सना जावेद के हवाले से ये कयास आराइयाँ हो रही हैं कि इन दोनों की क़ुर्बत एक रमज़ान के गेम शो के दौरान बढ़ी, और जब 2 साल पहले सना जावेद चंद रिकॉर्डिंग्स के दौरान अपने मुबैना ख़राब रवैये की वजह से सोशल मीडिया ट्रोल्स का निशाना बनी हुई थी, तो शुएब मलिक उनके दिफा के लिए सामने आए थे और एक भरपूर ट्वीट करके उन्होंने सना जावेद को बताया था आवाम को कि वो एक बड़ी अच्छी इंसान है। शुएब मलिक की सना जावेद से दूसरी शादी और सानिया मिर्ज़ा से रिश्ता टूटने पर शुएब के अहल खाना की तरफ से भी अफसोस का इजहार सामने आ रहा है। शुएब मलिक के बहनोई इमरान ज़फ़र ने कहा है कि शुएब की फैमिली सानिया से अलहदगी पर सख्त रंजीदा है। इमरान ज़फ़र का कहना है कि शुएब मलिक की शादी में उनके अहल खाना का कोई फ़र्द शरीक नहीं हुआ। फैमिली को इस शादी का भी सोशल मीडिया से ही पता चला। शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी की खबरों को 2010 में उनकी शादी की तरह ही सरहद के दोनों तरफ भरपूर कवरेज मिल रही है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।